गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज के अपने जो आदर्श माध्यमिक की कक्षा 11 की पहली ऑनलाइन क्लास है, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी। और आज उसमें अपन देखेंगे कंपनी के लाभ और दोष। इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन ने कंपनी की आय, उसकी परिभाषा और उसकी जो सामान्य विशेषताएं थी उसका अध्ययन कर लिया। आज के टॉपिक में अपन देखेंगे कंपनी के क्या लाभ है और क्या दोष है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी के लाभ। यदि अपन एक कंपनी का निर्माण करते हैं तो अपने को कौन कौन से लाभ उसमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ है सीमित दायित्व। कि कंपनी में जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 50 हो, 100, जितने भी सदस्य हैं उन सबका दायित्व क्या होता है? सीमित होता है ना। और सीमित कहाँ तक होता है? विशेषता में अपन ने पढ़ा था कि उनके द्वारा जो अंश पूंजी लगाई गई है उस अंश पूंजी तक उनके दायित्व क्या होते हैं? सीमित होते हैं। यदि मान लो किसी व्यक्ति की पूंजी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा दायित्व चुकाने पड़ेंगे, और किसी व्यक्ति की पूंजी कम है तो उस व्यक्ति को क्या करने पड़ेंगे? कम दायित्व चुकाने पड़ते हैं। तो इसलिए यदि मान लो कंपनी को बहुत बड़ी मात्रा में हानि होती है तो भी उसके जो सदस्य हैं उन पर ज़्यादा हानि का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो कितनी चुकानी पड़ेगी? जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगा रखी है उसी अनुपात में क्या करनी पड़ेगी? उनको हानि का भुगतान करना पड़ेगा। तो पहला लाभ इसका सदस्यों के लिए है कि इसमें उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक उनका दायित्व निश्चित रहता है। दूसरा, हितों का हस्तांतरण। दूसरा होता है हित हस्तांतरण। हितों का हस्तांतरण। अब देखो हित हस्तांतरण क्या होता है कि अपना हिस्सा किसी दूसरे पक्षकार को सौंपना, या अपने अधिकार किसी दूसरे पक्षकार को सौंपना, अपने जो अंश अपन ने खरीद रखे हैं उन अंशों को क्या करना? किसी और को सौंपना क्या कहलाता है? हित का हस्तांतरण कहा जाता है। तो कंपनी में अपन क्या कर सकते हैं? अपने हितों का हस्तांतरण आसानी से कर सकते हैं। और कौन सी कंपनी में कर सकते हैं ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि जो सार्वजनिक कंपनी है, जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें अपन क्या कर सकते हैं? हितों का हस्तांतरण कर सकते हैं। जो निजी कंपनी है, निजी का मतलब जो प्राइवेट है, वो क्या करती है? अपने सदस्यों के हित हस्तांतरण पर रोक लगाती है ना। कि उसमें जैसे मान लो निजी कंपनी का मैंने खरीदे हैं तो जब तक मैं रखना चाहता हूँ वो अंश मेरे पास ही रहेंगे, मैं किसी दूसरे को क्या नहीं कर सकता? उन अंशों को बेच नहीं सकता, क्योंकि निजी कंपनी क्या करती है? अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है। जबकि यदि सार्वजनिक कंपनी के मेरे पास अंश हैं तो मैं उन अंशों को क्या कर सकता हूँ? आसानी से किसी भी व्यक्ति को बेच सकता हूँ या हस्तांतरित कर सकता हूँ। तो ये याद रखना होगा कि कंपनी में अपन क्या कर सकते हैं? हितों का हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन कौन सी में कर सकते हैं? केवल सार्वजनिक यानी जो सरकारी कंपनी है उसमें कर सकते हैं। निजी कंपनी में अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। उस बाद में तीसरा है स्थायी अस्तित्व है। स्थायी अस्तित्व है कि कंपनी है उसमें सदस्यों की मृत्यु होने, दिवालिया होने, बातिल होने पर कंपनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी उसी रूप में चलती रहती है। जब हमने पढ़ा था कि यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है, वो दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, तो साझेदारी फर्म को क्या करना पड़ता है? एक बार समाप्त करना पड़ता है। लेकिन कंपनी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसमें सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सदस्यों के जाने आने पर
उनकी मृत्यु होने, उनकी दिवालिया होने पर कंपनी के जीवन काल पर या कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी उसी रूप में चलती रहती है। तो अपन कह सकते हैं कि कंपनी का जो जीवन काल होता है वो अन्य किसी भी व्यावसायिक स्वरूप जैसे एकल व्यापार, साझेदारी, सहकारी समिति, संयुक्त व्यापार व्यवसाय आदि में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो 100 से भी ज़्यादा सालों से चलती आ रही है, जबकि बाकी जो व्यवसायिक स्वरूप बने पड़े थे वो इतने लंबे समय तक बाजार में नहीं रह सकते। उसके बाद में चौथा जो इसका लाभ है वो है विस्तार की संभावनाएं। चौथा इसका स्वरूप है विस्तार की संभावना कि कंपनी में क्या होती है, पूंजी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके पास साधन ज़्यादा होते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है, अधिक विक्रय करेगी, तो जो उसका विस्तार है वो भी क्या होता है, अन्य किसी भी व्यावसायिक फर्म से जल्दी और ज़्यादा पूंजी के साथ हो सकता है। उसके बाद में पांचवा पेशेवर प्रबंधक। आप तो क्या लगता है सबसे पांचवा पेशेवर प्रबंधक। अब देखो पेशेवर प्रबंधक क्या होते हैं, जैसे CA, CS, MBA, ये क्या होते हैं, पेशेवर प्रबंधक होते हैं, यानी शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा इनमें क्या किया जाता है, प्रबंधकीय गुणों का विकास किया जाता है और इनकी नियुक्ति एक कंपनी आसानी से अपने व्यापार में कर सकती है। वो एक CA को मैनेजर रख सकती है, कंपनी सेक्रेटरी को रख सकती है, MBA को रख सकती है, जबकि जो बाकी व्यवसायिक स्वरूप है जैसे एकल व्यापार है, साझेदारी है, ये क्या नहीं कर सकते, इनको अपने व्यापार में मैनेजर या MD नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनका वेतन क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेतन इनको चुकाना पड़ता है। इसलिए कंपनी के पास साधन ज़्यादा होते हैं तो वो इनको क्या कर सकती है, आसानी से अपने व्यापार में नियुक्त कर सकती है। और इनकी जो विशेष योग्यताएं, ज्ञान, कौशल और व्यावसायिक जो क्रियाकलापों का, व्यवसायिक कार्यों का इनका ज्ञान है, उनका लाभ एक कंपनी आसानी से प्राप्त कर सकती है। और बाजार में नई नई योजनाएं इनके द्वारा बना सकती है, अपने व्यापार का विस्तार कर सकती है, क्योंकि इनको क्या होता है, इसी कार्य की ट्रेनिंग दी जाती है कि व्यापार का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कंपनी की 5 खूबियाँ या लाभ या इसके गुण हैं। अब बात करें इसके दोष की, क्या इसमें क्या क्या कमियाँ पाई जाती है या कौन कौन से इसमें दोष होते हैं। तो सबसे पहला दोष है निर्माण में जटिलता। उससे पहले मैंने पढ़ा था कि कंपनी पे क्या लगता है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2011 के नियम इस पर लागू होते हैं, उसी कानून के तहत इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, इसका निर्माण करना पड़ता है। और कंपनी निर्माण के लिए जो व्यक्ति कंपनी का निर्माण करना चाहता है उसको अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, सैकड़ों दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं, अनेकों व्यक्तियों के उस पर बार बार में हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं, कई व्यक्तियों, संगठनों, सरकारी विभागों से उसको अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कंपनी का निर्माण है वो एक आसान काम नहीं है। जैसे एकल व्यापार को अपन ने आसानी से स्थापित किया और बंद कर दिया, या साझेदारी मान लो या सहकारी समिति मान लो, उस तरह इसका निर्माण आसानी से नहीं हो सकता है, लंबी और जटिल प्रक्रिया है, यानी साल 6 महीने का इसमें टाइम लगेगा।
हजारों अपने को छोटी छोटी जो फॉर्मेलिटीज है उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। उसके बाद जाके अपन क्या कर पाते हैं, एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं और अपना व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करते हैं। तो सारा रूप में अपन कह सकते हैं कि कंपनी का जो निर्माण है वो एक बहुत ही मुश्किल और जटिल प्रक्रिया के रूप में होता है। दूसरा, गोपनीयता की कमी। कंपनी का जो निर्माण है वो करते समय अपने को जो भी दस्तावेज या जो भी सूचनाएं कंपनी रजिस्ट्रार या न्यायालय या संबंधित विभाग में जमा करवाई जाती है, वो सूचनाएं सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाती है कि इस नाम की कंपनी बन रही है, उसमें ये सदस्य होंगे, ये इनके मोबाइल नंबर है, ये इनका एड्रेस है, ये इनकी योग्यता है। तो इस तरह से वो सूचनाएं क्या की जाती है, प्रकाशित की जाती है। तो उनसे सूचनाएं क्या नहीं रह पाती, गोपनीय नहीं रह पाती। जो बातें जरूर बतानी नहीं चाहिए कई बार वो बातें बता दी जाती है, तो उनसे जो भविष्य में नुकसान होने की संभावनाएं है वो बढ़ जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो कंपनी है उसमें क्या पाई जाती है, गोपनीयता की कमी पाई जाती है, यानी सूचनाएं सुरक्षित नहीं रहती। तीसरा, अवैयक्तिक कार्य वातावरण। तीसरा है अवैयक्तिक कार्य वातावरण। देखो, कंपनी है उसमें अलग अलग स्तर पर कर्मचारी काम करते हैं। कोई ऊपर के पद के अधिकारी होंगे, कोई सामान्य अधिकारी होते हैं, कई श्रमिक होते हैं। एक साथ कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें लाखों व्यक्ति काम करते हैं। तो वहां पर उनके मध्य आपस में क्या होना, मनमुटाव होना एक स्वाभाविक सी क्रिया है कि जहाँ एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे उनमें कभी न कभी क्या होगा, मनमुटाव होता है। और वो मनमुटाव लगातार ऐसे बड़े जो संगठन होते हैं उनमें चलता रहता है, क्योंकि उनमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं। उन सबको एक साथ अपन क्या नहीं रख पाते, संतुष्ट नहीं रख पाते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो कंपनी का वातावरण होता है वो कैसा होता है, अवैयक्तिक होता है। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। उसके बाद चौथी इसकी जो विशेषता है, कमी है, वो है अनेकानेक नियम। चौथी जो इसकी कमी है वो है अनेकानेक नियम, यानी एक से ज्यादा नियम। कंपनी के लिए अलग से कानून बना हुआ है, कौन सा, कंपनी अधिनियम 2013। तो उस अधिनियम में जितने भी नियम बताए गए हैं उन सभी नियमों का इनको क्या करना होता है, पालन करना होता है। यदि एक भी नियम का उन्होंने पालन नहीं किया तो उन पर इस अधिनियम के तहत क्या लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। तो एक कंपनी को अपने जीवन काल में अनेकों नियमों का क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है, उन नियमों का सख्ती से पालन करना होता है, तो ही वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर पाते हैं, वरना उनको उनका जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। अगला है निर्णय में देरी। पांचवा इसका दोष है और निर्णय में देरी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा व्यक्ति कार्य करते हैं। तो जब तक वो किसी एक निर्णय पर सामूहिक रूप से नहीं पहुंचते तब तक उस निर्णय को क्या नहीं माना जाता, अंतिम निर्णय नहीं माना जाता। यानी सबका एक राय होना जरूरी है और सब एक राय एक समय में होना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो निर्णय क्या होते हैं, अटके रहते हैं और एक प्रक्रिया के रूप में होते हैं। जैसे मान लो
कर्मचारियों को कोई काम करवाना है तो वो सूचना क्या हो जाएगी, पहले अधिकारी के पास जाएगी और अधिकारी से वापस कर्मचारियों तक आएगी। तो जब तक वो सूचना आती है सूचना का कोई मतलब नहीं रहता है, यानी वो काम तो पहले ही या तो हो जाता है या नहीं हो पाता। तो ये इसके 5 लाभ और 5 दोष हैं कंपनी के, इनका अपन ने क्या किया आज अध्ययन किया है। तो आज का अपना टॉपिक था कंपनी के लाभ और दोष। थैंक यू।